अमेरिका में ग्रीन कार्ड का इंतजार, भाई ये एक ऐसा इंतजार है जो अब सालों का नहीं बल्कि दशकों का हो गया है। और ये बात भारतीय प्रोफेशनल्स से बेहतर कौन जान सकता है। तो सवाल ये है कि क्या इस अंतहीन लगने वाली लाइन से बाहर निकलने का कोई शॉर्टकट है। चलिए आज इसी पर बात करते हैं और थोड़ा गहराई से समझते हैं। तो आज के इस विश्लेषण में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले ये समझेंगे कि ग्रीन कार्ड का बैकलॉग इतना बड़ा हो क्यों गया है, मतलब ये सिस्टम इस हाल में पहुंचा कैसे। फिर हम बात करेंगे एक खास रास्ते की, EB-1A वीज़ा। ये क्या है, इसके लिए क्या चाहिए, इसमें क्या चुनौतियां हैं और सबसे ज़रूरी, इसके लिए किस तरह की सोच रखनी पड़ती है, सब कुछ समझेंगे। सीधे मुद्दे पर आते हैं। अगर कोई इंडियन प्रोफेशनल आज एक नॉर्मल एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करता है तो पता है वेटिंग टाइम कितना है? 15 साल से भी ज्यादा। जी हाँ, सही सुना, मतलब उनकी बारी शायद 2030 के दशक के आखिर तक आएगी। सोचिए जरा। तो चलिए सबसे पहले इस प्रॉब्लम के साइज को समझते हैं। ये सिर्फ एक लंबी लाइन नहीं, ये एक ग्रिडलॉक है, एक ट्रैफिक जैम जहां गाड़ियां बस इंच भर सरक रही हैं। या शायद वो भी नहीं। आंकड़ा देखिए, 10 लाख से ज्यादा, जी 1 मिलियन से ज्यादा भारतीय और उनके परिवार इस रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड के बैकलॉग में फंसे हुए हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। अगर कानून नहीं बदले तो अंदाजा ये है कि 2030 आते आते ये नंबर डबल हो सकता है, यानी 20 लाख के पार। और ये कोई हवाई बात नहीं है, जो ऑफिशियल वीजा बुलेटिन आता है वो खुद इस बात का सबूत है। EB-2 और EB-3 कैटेगरी में पता है अभी किसके एप्लीकेशन प्रोसेस हो रहे हैं? साल 2013 वालों के, मतलब 10 साल से भी ज्यादा पुरानी फाइल्स अब जाके खुल रही हैं। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये लोगों की जिंदगी है, उनका कैरियर है, जो एक तरह से होल्ड पर पड़ा हुआ है। तो ये पूरा सफर शुरू कैसे होता है? ज्यादातर प्रोफेशनल्स के लिए कहानी शुरू होती है H-1B वीजा से। ये एक टेम्पररी वर्क वीजा है जो किसी खास कंपनी से जुड़ा होता है। इसे ग्रीन कार्ड की तरफ पहला कदम माना जाता है। और H-1B के बाद अगला स्टेप होता है EB-2 या EB-3 कैटेगरी में ग्रीन कार्ड फाइल करना। ये वो स्टैंडर्ड रास्ते हैं जिन्हें कंपनी स्पॉन्सर करती है, और यही वो रास्ते हैं जो आज की तारीख में दशकों लंबे बैकलॉग से जूझ रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सिस्टम इतना जैम हुआ कैसे, मतलब हम इस मोड़ तक पहुंचे कैसे। देखिए, ये सब कुछ एक रात में नहीं हुआ, इसके पीछे कुछ बहुत ही बुनियादी वजह है। इसे ऐसे समझिए, ये 3 चीजों का एक परफेक्ट स्टॉर्म है। पहली बात, अमेरिका हर साल सिर्फ एक फिक्स्ड नंबर में करीब 1,40,000 एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड देता है। दूसरी बात, एक पुराना नियम है जो कहता है कि किसी भी एक देश को 7% से ज्यादा कार्ड नहीं मिल सकते। और तीसरी बात, और सबसे अहम बात, पिछले 15-20 सालों में भारत से स्किल्ड प्रोफेशनल्स की डिमांड आसमान छू गई। तो नतीजा क्या हुआ? एक ऐसा सिस्टम जो आज की दुनिया के लिए बना ही नहीं था, वो पूरी तरह से चरमरा गया। ये बात इस कोर्ट में बहुत सही कही गई है। H-1B को एक पुल की तरह बनाया गया था, ग्रीन कार्ड तक पहुंचने का एक जरिया। लेकिन जैसे जैसे ग्रीन कार्ड की लाइन लंबी होती गई, ये पुल एक भयानक ट्रैफिक जैम में बदल गया। एक ऐसा जाम जहां लोग सालों साल अटके हुए हैं, अपने भविष्य को लेकर एक अनिश्चितता के साथ। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो समझ आ गई। बैकलॉग बहुत बड़ा है और सिस्टम पुराना है। तो क्या कोई रास्ता है, कोई एग्जिट डोर? हाँ, एक रास्ता है जो इस लंबे इंतजार को बाईपास कर सकता है, और उसका नाम है EB-1A वीजा। तो ये EB-1A है क्या? ये उन लोगों के लिए है जिनके पास अपने फील्ड में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी, यानी असाधारण योग्यता है। और इसकी सबसे बड़ी, सबसे खास बात, इसके लिए किसी कंपनी के स्पॉन्सरशिप की जरूरत नहीं होती। कोई भी व्यक्ति खुद इसके लिए अप्लाई कर सकता है। इसका मतलब है कि जो सबसे लंबा प्रोसेस होता है ना, PERM लेबर सर्टिफिकेशन वाला, वो पूरी तरह से हट जाता है। अब जरा टाइमलाइन का फर्क देखिए। ये टेबल ये सब कुछ साफ कर देती है। जहां नॉर्मल EB-2-3 रास्ते में अकेले पर्म प्रोसेस में ही 1-2 साल लग जाते हैं, वहीं EB-1A की तैयारी में लगते हैं 6 से 12 महीने। पर जो असली गेम चेंजर है, वो है फाइनल वेटिंग पीरियड। एक तरफ 10-15 साल से भी ज्यादा और दूसरी तरफ सिर्फ 6 से 12 महीने। जमीन आसमान का फर्क है। और ये बार चार्ट देखिए, ये बैकलॉग के साइज के अंतर को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देता है। EB-2-3 कैटेगरी में 10 लाख से ज्यादा लोग इंतजार कर रहे हैं और EB-1 में सिर्फ करीब 40,000,
मतलब एक तरफ समंदर है तो दूसरी तरफ एक छोटा तालाब, अंतर बहुत बड़ा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी या असाधारण योग्यता है क्या भला? ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये तो सिर्फ नोबेल प्राइज जीतने वालों या ओलंपिक मेडल लाने वालों के लिए है। लेकिन सच कहूं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसकी परिभाषा असल में काफी फ्लेक्सिबल है। देखिए, सिस्टम आपको 10 क्राइटेरिया की एक लिस्ट देता है और आपको क्या करना है, उन 10 में से कोई भी 3 पूरे करने हैं, बस। इसका मतलब ये हुआ कि क्वालिफाई करने का कोई एक सीधा रास्ता नहीं है, बल्कि कई रास्ते हैं। बात सिर्फ किसी एक बड़े अवार्ड की नहीं है, बल्कि किसी के काम के ओवरऑल इम्पैक्ट की है। जैसे अगर कोई टेक प्रोफेशनल है तो वो क्या दिखा सकता है? अपने पेटेंट्स या ओपन सोर्स में किए गए काम का इम्पैक्ट, या फिर ये कि उनके प्रोजेक्ट से बिजनेस को कितना फायदा हुआ, इसके आंकड़े। या तक कि अगर किसी ने हैकाथॉन या किसी इंडस्ट्री अवार्ड को जज किया है तो वो भी सबूत के तौर पर काम आ सकता है। ठीक इसी तरह जो रिसर्चर्स हैं वो अपने पब्लिकेशन, साइटेशन काउंट्स या पीयर रिव्यू के काम को दिखा सकते हैं। और जो स्टार्टअप फाउंडर्स हैं उनके लिए भाई फंडिंग के राउंड्स, कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ, मीडिया में मिली कवरेज, ये सब बहुत मजबूत सबूत बनते हैं। अब मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर ये रास्ता इतना अच्छा है तो हर कोई इसे क्यों नहीं चुनता? इसकी असली चुनौती टैलेंट होना नहीं है, बल्कि अपने टैलेंट और अचीवमेंट्स को कागजों पर सही तरीके से एक मजबूत केस बनाकर पेश करना है। सारा खेल डॉक्यूमेंटेशन का है। तो इसकी तैयारी में कितना वक्त लगता है? आमतौर पर 6 से 12 महीने लग जाते हैं एक मजबूत केस बनाने में। फिर USCIS इसे 2 स्टेप में रिव्यू करता है। और हाँ, ये भी कॉमन है कि वो और सबूत मांग ले, जिसे रिक्वेस्ट फॉर एविडेंस या RFE कहते हैं। मतलब ये कोई आसान सफर नहीं। ये जो आंकड़े हैं 2025 के पहले क्वार्टर के, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी बताते हैं। देखिए, अप्रूवल का नंबर काफी अच्छा है, लगभग 3,300 केस अप्रूव हुए, लेकिन उतने ही केस पेंडिंग भी हैं। इससे एक बात तो साफ है, इस रास्ते पर भी अब कंपटीशन तेजी से बढ़ रहा है। और आखिर में ये सारी बात एक जगह आकर रुकती है, माइंडसेट पर, सोच बदलने पर। EB-1A सिर्फ एक अलग वीजा कैटेगरी नहीं है, नहीं, ये अपने करियर को देखने का, उसके बारे में सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका है। ये कोट इस पूरी बात का निचोड़ है। सोचिए, EB-2 और EB-3 में एक प्रोफेशनल को एक कंपनी के कर्मचारी के तौर पर देखा जाता है, लेकिन EB-1A की मांग बिल्कुल अलग है। यहाँ ये साबित करना होता है कि वो व्यक्ति सिर्फ एक कर्मचारी नहीं, बल्कि एक कंट्रीब्यूटर है, एक ऐसा इंसान जिसके काम से उसकी पूरी फील्ड आगे बढ़ रही है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। एक कर्मचारी से एक योगदानकर्ता बनने का सफ़र, वो कहानी क्या हो सकती है? और ये सवाल सिर्फ ग्रीन कार्ड का नहीं है, ये सवाल अपने प्रोफेशनल सफर को एक नई नज़र से देखने का है, उसे एक नई दिशा देने का है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।